नमस्कार, सीएनबीसी आवाज म्यूचुअल फंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। इस समय शेयर बाजार दो पाटों के बीच फंसा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्टेरिटी अपील है तो दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव में ग्लोबल मार्केट से रेड सिग्नल है। क्रूड की बढ़ती कीमतें और रुपए की कमजोरी ने आग में घी डालने का काम किया है। क्या घरेलू निवेशकों का जोश विदेशी बिकवाली पर भारी पड़ेगा या कच्चे तेल का उबाल हमारे बाजार का स्वाद बिगाड़ेगा? इस समय आपकी पोर्टफोलियो की क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ रमेश मंत्री जुड़े हैं। बता दें कि रमेश जी व्हाइट ओक में 18 फंड संभालते हैं जिनका AUM 31,000 करोड़ से ज़्यादा है। इनमें ज़्यादातर इक्विटी स्कीम है। रमेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आपके साथ कॉन्वर्सेशन में मज़ा आएगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस समय जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो कच्चे तेल का मूड जो हाल है जिसने रुपए पर इतना प्रेशर डाला है, ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करें कि भारतीय मार्केट में अभी कुछ समय के लिए रिटर्न्स बनना मुश्किल होगा इंडेक्स लेवल पर? नहीं, देखिए, पहले तो ऑयल का प्रेशर जेन्युइन है। मतलब ये जियोपॉलिटिकल से ऑयल की क्रिएटिंग प्रेशर इंडिया की फाइनेंसेस पे, करंट अकाउंट पे, रुपी पे, ये एक रियल प्रॉब्लम है। बट यदि आप लॉन्ग टर्म देखें तो हमने तो $150 पे ऑयल देखा है, वो भी 18 साल पहले देखा है। आज $100 वर्सेस 18 साल पहले $150 देखा। 100 का प्राइस पहले भी देखा है, 2014 में भी देखा है। ओवर टाइम मार्केट और इकोनॉमी एडजस्ट कर जाती है। इनफैक्ट और हाई ऑयल प्राइस से फिर डिमांड एडजस्टमेंट चालू हो जाता है। सो आई थिंक वी हैव सीन, इतने सालों में हमने बहुत बार ऑयल प्राइस की वॉलेटिलिटी देखी है। नियर टर्म स्ट्रेस आता है बट धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाता है। आई डोंट थिंक 6 महीने बाद में हम लोग ऑयल डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए इस समय के जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो कच्चे तेल की हालत है इस समय, उसमें स्ट्रैटेजी क्या बनाए? क्या तेल से सेंसिटिव सेक्टर्स को अभी अवॉइड करें या क्योंकि इस समय अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं यहाँ पर एक्यूमुलेट करें? एज अ फंड मैनेजर आपका क्या व्यू होगा? नहीं, देखिए, इस क्राइसिस से एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि इंडिया को अपना एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो जो से भी अपनी लास्ट वीक भी पॉलिसी देखी है, गवर्नमेंट ने रॉयल्टी काटी है ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर में, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन पे। सो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत फोकस आएगा अगले दशक के अंदर में, और इसको ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है एनर्जी सिक्योरिटी। तो पिछले 15 साल में ऑयल एक्सप्लोरेशन, नेचुरल गैस में काफी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। आई थिंक अगले 10 साल में बहुत फोकस होगा क्योंकि इंडिया की मिडिल ईस्ट पे एनर्जी पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ रही है। वन ऑफ द एक रीजन है क्योंकि हमने इतना एक्सप्लोरेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है प्रोडक्शन में। तो ये अगले दशक में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट मैं नियर टर्म क्या लेना चाहिए इस बात पे फोकस नहीं करता। ये बात फोकस करता हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या है। एंड एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ट्रेंड होने वाला है एक कंट्री के लिए। और इतनी आप बड़ी इकोनॉमी नहीं बन सकते बिना एनर्जी सिक्योरिटी के बिल्ड किए। बिल्कुल, ये बात हो गई एनर्जी सिक्योरिटी की, और इसी वजह से शायद एनर्जी स्टॉक्स में हमने ज़बरदस्त मूव भी देखा है। तो यहाँ पर इस समय आपका मार्केट आउटलुक क्या है? क्योंकि पिछले 3-4 महीने पूरी की पूरी डिबेट जो है वो सिर्फ क्रूड और रुपये से रिलेटेड रही है। इस बीच में अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप हुई लेकिन उस पर वापस एक रिस्क आया है। तो ओवरऑल मार्केट आउटलुक और एक अर्निंग्स पर आपका व्यू क्या बन रहा है इस समय? देखिए, इस क्वार्टर अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है। ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है। इवन स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज ने, डिस्पाइट ये ट्रेड की अनसर्टेनिटी थी, AI की अनसर्टेनिटी थी, इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बाद में भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जो बड़े सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वहां कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है नहीं। कंज्यूमर सेक्टर जो काफी सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा था, इस क्वार्टर कंज्यूमर सेक्टर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और उनको इनकम टैक्स कट का, GST कट जो पिछले साल हुई, उनका फायदा आ रहा है। तो एंड इवन सेक्टर्स लाइक फार्मा, हेल्थ केयर के भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और कुछ इंडस्ट्रियल्स के भी रिजल्ट आ रहे हैं। सो इस क्वार्टर तो अर्निंग्स हैव बीन सरप्राइजिंगली बहुत पॉजिटिव रहे हैं। ऑफ कोर्स जून क्वार्टर में ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस का इम्पैक्ट आना चालू होगा, बट आई थिंक इंडिया के फंडामेंटल्स ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस को छोड़ के काफी स्ट्रांग है। वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए हैं, पर्टिकुलरली लार्ज कैप के अंदर में वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। बहुत अच्छी कंपनियों, वेदर चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज में है, वेदर कंज्यूमर में है, वेदर फार्मा में है, उनके वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो गए हैं जबकि उनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। सो आई थिंक इन्वेस्टरों को
नियर टर्म न्यूज पे फर्क फोकस नहीं करना चाहिए। ये वर्ल्ड में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, कभी पॉलिटिक्स से रहेगी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रहेगी, कभी जियोपॉलिटिक्स से रहेगी, कभी मैक्रो ऑयल प्राइसेस से रहेगी, अलग अलग रीजन से वॉलेटिलिटी रहती है। वॉलेटिलिटी तो बाजार का फीचर है, ये कभी जाने वाली नहीं है। यदि जो इंडिया का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है डबल डिजिट रिटर्न अर्न करने का, यदि वो आपको अपने पोर्टफोलियो में अर्न करना है तो वॉलेटिलिटी को तो आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट इससे फायदा उठाना सीखना पड़ेगा, तभी आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न इंप्रूव होगी। तो जब चीज सस्ती होती है, जैसे हमें कोई स्टोर में सेल लगती है, ब्रांड जो हम खरीदना चाहते हैं जो सस्ती होती है तो हमें ज्यादा खरीदना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों सस्ती हो गई है। ये बात तो बिल्कुल सही है और ये बात हर बार कही जाती है लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि लार्ज कैप में इस समय वैल्यूएशन अच्छे हो गए, यहीं पर डायकॉटमी है क्योंकि रिटर्न्स तो आ नहीं रहे हैं लार्ज कैप में, रिटर्न्स आ रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, और यही म्यूचुअल फंड का डेटा भी बता रहा है। अगर आप पिछले मंथ का म्यूचुअल फंड डेटा देखेंगे कि लार्ज कैप से पैसा निकलकर मिड कैप और स्मॉल कैप में गया है, तो इस डायकॉटमी को कैसे देखें फिर? अनुज जी, क्या हो रहा है कि एफआई की बहुत बड़ी सेलिंग रही है इस साल। यदि आप 2026 की बात करें, $20 बिलियन की सेलिंग हुई है, उसमें सिर्फ $10 बिलियन तो फाइनेंशियल से गया है। तो काफी कंसंट्रेटेड सेलिंग गई है लार्ज कैप से। और जो म्यूचुअल फंड का फ्लो आता है, और पर्टिकुलरली लार्ज पार्ट ऑफ द फ्लो तो एसआईपी से आता है, वो एसआईपी फ्लो ज्यादातर स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स की तरफ ओरिएंटेड है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, मल्टी कैप हो जिसमें भी काफी बड़ा स्मॉल मिड का एक्सपोजर होता है, और या फ्लेक्सी कैप हो। तो लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम्स में फ्लो नहीं आ रहा है एंड एफआई की बहुत मैसिव सेलिंग है बिकॉज ऑफ ये इम्बैलेंस के चक्कर में कि पैसा जा रहा है स्मॉल कैप मिड कैप के स्कीम में और एफआई की सेलिंग आ रही है मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स लार्ज कैप। इस चक्कर में लार्ज कैप सस्ते हो गए एंड कुछ सेक्टर्स में तो फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। सो ये इम्बैलेंस है, बट ये इम्बैलेंस लॉन्ग टर्म में रहते नहीं है। शॉर्ट टर्म में इम्बैलेंस हो जाता है बट ओवर टाइम पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट हो जाता है। नहीं, बिल्कुल। तो इस समय अगर हम लार्ज कैप की बात करें, एक एनर्जी सेक्टर की तो आपने खैर बात कर ली, इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप इस समय पॉजिटिव हैं? देखिए, यदि हम फंडामेंटल्स को देखें और वैल्यूएशंस को देखें तो सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है, एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम्स नहीं है और वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ते हैं। हाई क्वालिटी बैंक्स के, लेंडर्स के, इंश्योरेंस कंपनीज के, वैरायटी ऑफ बिजनेसेस के बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। अदर सेक्टर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर में अभी काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। काफी सालों से चीपर वैल्यूएशन हो गए कंज्यूमर के अंदर में एंड हम लोग को कंज्यूमर में अभी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाजार में, बहुत वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए कंज्यूमर में। थर्ड सेक्टर जो सेक्युलर होता है, जिसको कोई ज्यादा अर्थव्यवस्था से फर्क नहीं पड़ता है, जियोपॉलिटिक्स से फर्क नहीं पड़ता है, वो है हेल्थ केयर एंड आई थिंक हेल्थ केयर के रिजल्ट भी बहुत सॉलिड है। देखिए, आदमी बीमार पड़ता है तो उस समय डॉक्टर या मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है या पॉलिटिक्स में क्या होता है। तो वो अगेन बहुत सेकुलर सेक्टर है। ओके। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका, खासतौर से लार्ज कैप आईटी पर, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। एआई का इम्पैक्ट, स्टॉक्स मल्टी ईयर लो पर हैं, वैल्यूएशंस तो ऑल टाइम लो पर हैं। नो, आई थिंक यहाँ पे क्लियर कंसर्न है कि अभी पहले तो आईटी कंपनियां एक दो क्वार्टर पहले बात कर रही थी कि एआई से बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी आएगी हमारे यहाँ पे। पर इस क्वार्टर में दो तीन आईटी कंपनी ने एडमिट किया है कि जितना भी प्रोडक्टिविटी बेनिफिट आ रहा है, हमें अपने कस्टमर को पास ऑन करना पड़ रहा है। सो पर्टिकुलरली जो लार्ज कैप आईटी है वो क्लियरली प्रेशर में है एंड हर वीक नए डेवलपमेंट आ रहे हैं एआई में। जैसे अभी जस्ट लास्ट वीक एंथ्रोपिक ने, गूगल जेमिनी ने खुद फॉरवर्ड, ओपन एआई ने खुद फॉरवर्ड इंटीग्रेट की बात की है कि हम भी ये इंप्लीमेंट करने की सर्विस भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्लियरली आईटी में अनसर्टेनिटी है, चैलेंजिंग टाइम्स है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए बट फ्यूचर अनसर्टेन है। आईटी में जो स्वीट स्पॉट है हमारे हिसाब से, वो नंबर ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप आईटी कंपनीज है। वो अभी भी डबल डिजिट डॉलर में ग्रो कर पा रही है और उनको रुपी का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है ग्रोथ में। वहां वैल्यूएशन भी करेक्ट हो गए हैं, वहां पे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लगती है, बट लार्ज कैप आईटी में नहीं लगता है। ओके, लार्ज कैप आईटी में नहीं है लेकिन मिड कैप आईटी में फिर भी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए।